जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो हम ई आर ओ का पेपर डिस्कस कर रहे थे, सॉल्यूशन जो देख रहे थे, वो पहला पार्ट आपको मिल गया है। आज इसका दूसरा पार्ट है और आज इसके अंदर मेनली हम पॉलिटी का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के भी रह गए थे वो देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। तो राजस्थान के अंदर 1916 में जो सीमेंट उद्योग पहला कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो लाखेरी बूंदीगर है वो स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात है ये 928 है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि 2001 के अंदर जो राजस्थान का लिंगानुपात है ये 921 था। ठीक है। और 2011 के अंदर जो लिंगानुपात है ये 928 हो गया। तो ओवरऑल की वृद्धि कितनी हुई है? 7 जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है। 15 राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात है वो राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम है। याद रखना, ये 15 ज़िले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम है और 18 ज़िले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात से ज़्यादा है। तो 15 जिला के अंदर जो राजस्थान का लिंगानुपात है ये औसत लिंगानुपात कम है और 18 जिला के अंदर है ये वो क्या है, ज़्यादा है। 1921 के अंदर राजस्थान का आज तक का सबसे कम लिंगानुपात था और वो कितना था? 896 था। ठीक है। 896 है जो कि राजस्थान का लिंगानुपात 1921 के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है था। ये आपको चार फैक्ट है मेजर मेजर जो जन सेक्स रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदेज की जो साड़ियाँ हैं उनके लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो जोधपुर शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है। तो गमधर का जो जैव विविधता पार्क है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और अभी करंट के अंदर एक चीज़ चल रही थी उदयपुर के अंदर, वो है अमरख जी लेपर्ड रिजर्व है। अमरख जी जो लेपर्ड रिजर्व है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये भी उदयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क प्रकार की जो जलवायु है ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाएगी? आपको पता है इस प्रकार से अगर राजस्थान का मैप बनाते हैं तो जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, बीच में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है पूर्व की ओर, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर जो है यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसमें से पश्चिम के अंदर कौन सा जिला आपको दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान के जो बीकानेर जिले में है वो शुष्क जलवायु शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? कौन सी है जो राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, मीणा, खटीक और डामोर। तो आपको पता है खटीक को हम राजस्थान के अंदर जनजाति के सिलेबस में नहीं पढ़ते, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। और डामोर तो है ये डूंगरपुर के अंदर है, मीणा जयपुर के अंदर भी है और भील है ये उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के पलाना में निक्षेप किसके पाए जाते हैं? तो पलाना के अंदर यूरेनियम है, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता। एक दो जगह पर है जैसे कि सीकर के अंदर यूरेनियम पाया जाता है। लिथियम है ये अजमेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। और कोयला है यहाँ पर पलाना के अंदर कोयला के भंडार मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो कपास का 30% उत्पादन उत्पादन जो टोटल 100 होता है उसका 30% उत्पादन राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो करता है? तो वो आपको ऑप्शन दिख रहा है हनुमानगढ़ के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटी से संबंधित है और हमारा आज का जो टॉपिक था वो भी मेन यही था कि हम पॉलिटी की पीवाईक्यू करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जो ईओआरओ का एग्ज़ाम है उसके अंदर पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की आने वाली है। हालांकि लास्ट टाइम इतनी कुछ खास पॉलिटी है वो नहीं आई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 के अंदर जो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये थे, आपको पता होना चाहिए, 299। ठीक है। 299 सदस्य थे 1947 में विभाजन के बाद। स्टार्टिंग में जो है वो 389 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर, 389 सदस्य थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान से टोटल 13 सदस्य थे और 389 में से 296 सदस्य हैं वो तो थे ब्रिटिश भारत से
और 93 जो सदस्य है वो थे देशी रियासतों से थे। 296 में से 4 तो थे जो केंद्र शासित प्रदेश है और इसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत है, वहाँ से थे। और जो 290 जो सदस्य है 292 ये जो सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से, जहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। और ये 4 कौन से थे? एक ही तो इसमें दिल्ली था, एक इसके अंदर कुर्ग था, एक इसके अंदर बलूचिस्तान था और एक इसके अंदर अजमेर था। तो ये 4 थे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से ये चुने गए थे। तो संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे 1947 के बाद, विभाजन के बाद? वो 299 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछा जाए कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बलवंत राय मेहता। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता जो राजस्थान के उदयपुर रियासत से संविधान सभा के अंदर गए थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया था, बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? मौलिक कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी, एक है फंडामेंटल राइट और एक है फंडामेंटल ड्यूटी है। ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमने रूस से, ठीक है। ऑप्शन जो 2 नंबर है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपको पता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये उनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है यही उन समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ये किया गया था, जिसके अंदर टोटल 12 सदस्य थे। ध्यान रखना, समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, जिसके अंदर जो DC गोस्वामी है और SP सिंगल है ये कुछ सदस्य थे। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। समिति ने कुल जो है ये 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे कि 8 मौलिक कर्तव्य है ये जोड़े जाने चाहिए संविधान के अंदर, लेकिन बाद में ये 10 जोड़े गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। समिति ने सुझाए कितने थे? 8। जोड़े कितने गए थे? 10। तो ये भी आपको याद रखना है फैक्ट के तौर पर। फिर इसके अंदर हमने फ्रांस से, आपको पता है संविधान सभा की जो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर हमने जो गणतंत्र जैसे शब्द ले रखे हैं, जो स्वतंत्रता ले रखी है, ये हमने फ्रांस से ली है। और USA से हमने जो है राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है, आर्टिकल 61 लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने USA से ही लिया है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, ये भी हमने USA से ही लिया है। फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है या फिर बोल सकते हो आप भाग 3 है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? USA से ही लिया है। UK से हमने एकीकृत जो भी न्यायपालिका है और एकीकृत जो ये बोल सकते हो आप नागरिकता है, ये हमने UK से लिया है। तो कुछ कुछ जो संविधान की विशेषता वाला जो टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर, वहाँ से इस ऑप्शन के देख के अपन, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? अब आप बताइए, EORO का पेपर था और इस लेवल का एग्जाम था, क्या इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक था? देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग के अंदर दिए गए हैं? भाग 1 के अंदर दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो संविधान जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 के अंदर नागरिकता है, जो कि 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और भाग 3 के अंदर है वो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, और इनमें जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये विस्तृत है। 4 क्या के अंदर अभी आपको बताया था रशिया वाला पार्ट है, यानी रशिया वाला पार्ट का मतलब क्या हो गया? मौलिक, इसके अंदर क्या रखा गया है? कर्तव्यों को रखा गया है, ठीक है। और भाग 4 के अंदर किसको रखा गया है? भाग जो 4 है, भाग 4 के अंदर रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को, DPSP को, जो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर भाग 5 के अंदर संघ आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 के अंदर राज्य वाला पूरा मैटर आ जाता है। और 15 भाग के अंदर है वो निर्वाचन आ जाता है। निर्वाचन आयोग है 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद, वो भाग 15 के अंदर आ जाता है। भाग 17 के अंदर है वो राजभाषा से संबंधित है। और भाग 18 है ये आपात उपबंधों से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 को हुआ था और लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि लागू कब हुआ था। ये 3 जनवरी 1977 को ये 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसके तहत इसके अंदर जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है।
कौन सा कर्तव्य है? तीसरा मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कि देश की रक्षा करें और उसकी क्या करें, उसके राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, आदर्श हैं, संस्थाओं का क्या करें, सम्मान करें। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, उसके अंदर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए इसके अंदर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि पहला कौन सा है, तो उसकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और उसका आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो समान नागरिक संहिता, इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर एलिमिनेशन मेथड काम करता है। तो देखिए, आपको पता है कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 50 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल 14 इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ पर हटा दीजिए। आर्टिकल 78 है, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। ये दोनों कोई भी काम के नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें नीति निर्देशक तत्वों से पूछ रहा है। क्वेश्चन ये हमारा ये है। फिर रहता है समान नागरिक संहिता, यानी कॉमन सिविल जो कोड है, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, इसका जो कौन से अनुच्छेद के अंदर बताई गई है, तो वो अनुच्छेद 44 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 44 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 78 और आर्टिकल 14, इनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। आर्टिकल 78 के अंदर जो है, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, पीएम के कर्तव्य दिए गए हैं कि पीएम है, ये राष्ट्रपति को सलाह, एक तो संविधान के अंदर जो क्या क्या चल रहा है संसद के अंदर, उसके बारे में जानकारी देगा। एक तो अपने आप ही प्रोवाइड करवा देगा, एक राष्ट्रपति मांगे तब देगा, और एक तीसरा इसके अंदर ये आता है कि किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया हो, लेकिन किसी जो पूरे मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श नहीं किया हो, तो उसको राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। ये आर्टिकल है 78। आर्टिकल 14 के अंदर जो दिया गया है, वो ये दिया गया है, विधि के समकक्ष समानता होगी और विधि का समान संरक्षण होगा। तो विधि के समकक्ष समानता जो किसके संविधान से प्रेरित है? विधि के समकक्ष समानता मतलब सभी नागरिकों को एक समान समझा जाएगा। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यूके के संविधान से लिया है। इसी के अंदर दूसरी लाइन है, वो ये है, विधि का सम्मान संरक्षण होगा। क्या होगा? विधि का जो भी सम्मान है, ये संरक्षण होगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि सम्मान नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जो समान नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये हमने लिया है यूएसए से। इसी के तहत अपने जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है और राज प्रमुख है, हालांकि राज प्रमुख वाला पद अभी नहीं है, तो उनको क्या दिया गया था? विशेष प्रावधान किए गए थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। आर्टिकल 31 है, ये मूल संविधान के अंदर आर्टिकल 31 के अंदर जो है, ये संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था 1978 के अंदर, उसके तहत इसको समाप्त करके यहाँ पर इसी को अनुच्छेद को एक जो आर्टिकल 301 के तहत एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और बाद में जो है, ये आर्टिकल 31A और 31 जो बी जोड़ा गया था इसके अंदर प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ था? 1951 के तहत, जिसके तहत आर्टिकल 31A और 31B जोड़ा गया था। 31A और 31B क्या है? तो इसमें ये बोलता है कि राज्य लोक हित के अंदर, 31A ये बोलता है कि जो भी राज्य है, जो भी स्टेट है, सॉरी जो भी स्टेट है, राज्य है, वो लोक हित के अंदर भूमि या संपत्ति को क्या कर सकता है? अधिग्रहित कर सकता है। और जो 30B के अंदर बोला था कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि हो, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये इसके अंदर आर्टिकल 31B के अंदर लिखा था। यानी 31A और 31B को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत। ए में तो बोला था कि राज्य क्या कर सकता है? लोकहित में भूमि को अधिग्रहित कर सकता है। और 31B के अंदर बोला था कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। और ऐसा करके उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। अब आप 9वीं अनुसूची के बारे में पूरा जानते होंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंदर इसको डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो
ये आर्टिकल 124 के अंदर दिया गया है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता भी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता भी आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर 3-4 योग्यताएं दी गई है। पहली योग्यता यही है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता उसकी यही है। दूसरी है वो किसी उच्च न्यायालय के अंदर, क्या रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। फिर तीसरी योग्यता के अंदर ये आ जाते हैं कि वो किसी उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक उन्होंने अधिवक्ता का काम किया हो। या फिर चौथी जो योग्यता आती है वो ये आती है कि जो राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधि वेत्ता हो, जानकार हो, या फिर विधि का अच्छा जानकार हो, विधि में पारंगत हो। हालांकि इस आधार पर आज तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष जो न्यायाधीश का कार्य कर लेता है उसको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। 10 वर्ष है, ये ध्यान रखना, अधिवक्ता के रूप में कोई कार्य करता है तो उसके बारे में लिखा गया है। और हीरालाल जेकानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, राज्यसभा के अंदर है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। वो एक करते हैं ना संसद या सरल के अंदर, जैसे देखते हैं सरल है क्या है 798081। तो 79 के अंदर दिया गया संसद, 80 के अंदर दिया गया राज्यसभा, और 81 के अंदर दिया गया लोकसभा। तो राज्यसभा के अंदर किसी व्यक्ति को चुने जाने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। ऑप्शन 3 इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आर्टिकल जो सॉरी ये जो 21 वर्ष की आयु है ये आपको पता होगा, हमारे नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा है 21। धारा 21 में बोला गया है कि नगरपालिका का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। उस वार्ड का निवासी होना चाहिए, तो ये आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा के लिए है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन है और सेवा की जो अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर ये एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पर काम आता है कि राज्य सरकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये स्टेट सेंट्रल लेवल पे होता है, तो राज्य सरकार का यहाँ पर कोई काम नहीं है। राज्य सरकार का कोई काम नहीं है तो मतलब राज्यपाल का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आपके जो क्वेश्चन सही होने की चांसेस है वो 50% हो गए। तो इसमें राष्ट्रपति या संसद दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, कौन होगा वो अभी हम देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है CAG है, जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक इसमें प्रावधान किया गया है CAG का। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका संसद हो जाएगा। और संसद ने इसके लिए एक नियम भी बनाया था, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं शर्तें अधिनियम 1971 में ये जो नियम बनाया गया था, जिसको 1976 के अंदर क्या किया गया था, संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। तो ये आपको क्या रखना है, इसके अंदर याद रखना है। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है वो CAG का प्रावधान किया गया है। ये आपको इसमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। CAG का कार्यकाल है ये भी 6 वर्ष होता है, और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। 6 और 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु और कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप मेरे को ये बताना कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का जो कार्यकाल है और किसका होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं। तो लोकपाल एक संस्था है, आपको पता होगा। और अन्ना हजारे जी को आप जानते होंगे, उन्होंने लोकपाल को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उन्हीं के जो प्रयासों के बावजूद ये हुआ था। तो भारत के जो पहले लोकपाल थे उनका नाम PC घोष था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो राजस्थान राज्य के अंदर जो विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अब ये EORO लेवल का क्वेश्चन नहीं था, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य है, और ये जो सदस्य हुए थे वो 6ठी विधानसभा के अंदर हुए थे। 6 विधानसभा के अंदर ये 200 सदस्य हुए थे। पहले जो है 200 सदस्य पर चुनाव नहीं होते थे। वर्तमान के अंदर है वो 16वीं विधानसभा है। मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जिसके अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और
वासुदेव देवनानी है, ये नियम समिति के अध्यक्ष हैं। और नियम समिति के सदस्य हैं एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया और एक है अशोक गहलोत। हालांकि इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं सॉरी। तो 16वीं विधानसभा है। और 16वीं विधानसभा की जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसे नियुक्त किया गया था? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था कालीचरण सराफ को। और विपक्ष के जो नेता है वो है टीकाराम जूली, ये जो अलवर से विधायक है। ठीक है, विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। ये भी आपको क्या रखना है इसके अंदर, याद रखना है 16वीं विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना था। राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? तो ये कमला बेनीवाल बनी थी। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, कमला बेनीवाल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया 97 वर्ष की उम्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने जो अपने ग्रुप के अंदर है वो इनके लिए एक क्विज भी बनाया था, अगर आपने वो देखा हो तो। 97 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये 7 बार विधायक रही थी आमेर से। ठीक है, 7 बार विराटनगर और आमेर से ये विधायक रह चुकी है श्रीमती कमला बेनीवाल। ये राज्य की पहली महिला जो है उप मुख्यमंत्री भी थी। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। कमला बेनीवाल है, ये राज्य की पहली महिला मंत्री भी थी, राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। दूसरी उप मुख्यमंत्री कौन होगी? अभी जिनका नाम क्या है? दिया कुमारी जी है। ये 7 बार विधायक भी रह चुकी है। ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रही थी। गुमित्र, मैंने इसको ऐसे याद किया है, गुमित्र। ठीक है, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा की राज्यपाल भी ये कमला बेनीवाल है, ये रह चुकी थी। तो कमला बेनीवाल के बारे में इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कमला बेनीवाल के बारे में इतना आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। वसुंधरा राज्य है, ये राजस्थान की जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और इनका जो जन्म आता है वो 8 मार्च को आता है, जिस दिन विश्व महिला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। राजस्थान के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन ईओ लेवल के हैं क्या? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल जो है 25 सीटें हैं। मैं आपको इसके साथ में बहुत अच्छा फैक्ट ये बता देता हूँ कि भारत का जो भी निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, उसके क्रमानुसार 1 नंबर क्रम पे राजस्थान का कौन सा जो है लोकसभा क्षेत्र आता है? तो वो आ जाता है गंगानगर। गंगानगर है वो 1 नंबर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है। और जो 25 नंबर पे है ये आ जाता है झालावाड़ 12। कौन सा आ जाता है? झालावाड़ 12, ये आ जाता है 25 नंबर क्षेत्र पे। विधानसभा के अंदर जो क्रमांक नंबर 1 आता है, विधानसभा जो है, विधानसभा के अंदर क्रमांक नंबर 1 आ जाता है, वो आ जाता है सादुल शहर। सादुल शहर जो गंगानगर जिले के अंदर पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र है सादुल शहर। और जो 200 नंबर पे आ जाता है क्रमांक पर, वो आ जाता है मनोहरपुरा थाना, विधानसभा क्षेत्र, जिला झालावाड़। तो मनोहरपुरा थाना, ठीक है, मनोहरपुरा थाना क्षेत्र आ जाता है। और जिला कौन सा आ जाता है? झालावाड़ आ जाता है। तो ये हमने इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए। पहली जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें राजस्थान की केवल और केवल 22 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। 25 सीटें पहली जो है लोकसभा के अंदर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? नीति निर्माण का अनौपचारिक, एक तो होता है औपचारिक माध्यम, एक होता है अनौपचारिक माध्यम। तो इसमें से नीति निर्माण का कौन सा जो है अनौपचारिक माध्यम है? तो वो है नागरिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता? हमारे जो टॉपिक के अंदर लास्ट में लिखा है नागरिक अधिकार पत्र, ये उसी का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है जो सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो आ जाता है नागरिक अधिकार पत्र। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार पत्र। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नागरिक अधिकार पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मैं आपको पंचायती राज के बारे में कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताता हूँ। देखिए कि राजस्थान के अंदर, ये तो सभी को पता ही है, पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान के अंदर जो है ये नागौर से लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया था। ये आपको पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम 1953 के अंदर पहले बना हुआ था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953, जो कि 1 जनवरी 1954 को लागू हो जाता है। कब होता है? 1 जनवरी 1954 को लागू हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के राजस्थान के अंदर पहली बार जो चुनाव है 1960 के अंदर होते हैं। ये याद रखना, पंचायती राज संस्थाओं के पहली बार चुनाव राजस्थान में 1960 के अंदर होता है। उसके बाद 1965 के अंदर होते हैं। फिर 1900 जो है 71 और 1978 और 1988 के अंदर चुनाव होते हैं। ठीक है, पहली बार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चुनाव हो जाता है। छठा चुनाव हो जाता है वो 1995 के अंदर होते हैं। सातवां चुनाव होता है वो 2000 के अंदर होता है। फिर 2005 के अंदर आठवां चुनाव, और 2010 के अंदर 11वां, आठवां, नौवां, 2015 के अंदर 10वां और 2020 के अंदर 11वां। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 के जो पंचायती राज चुनाव है वो कौन से क्रम के हैं? तो 11वें क्रम के पंचायती राज चुनाव थे 2020 के। ये आपको याद रखना है। और ये जो चुनाव करवाए गए थे 1960 के अंदर, जो पहली बार जो चुनाव करवाए गए थे वो किस विभाग के द्वारा करवाए गए थे? तो पंचायत विभाग के द्वारा करवाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पंचायत विभाग के द्वारा ये चुनाव करवाए गए थे 1960 के अंदर, 65 के अंदर, 1971 के अंदर, और 1977 78 के अंदर, और 1988 के अंदर। ये 5 चुनाव है, ये पंचायत विभाग के द्वारा करवाए गए थे। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर जो है जुलाई 1994 के अंदर, जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, जुलाई 1994 के अंदर है ना, कि जुलाई 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाता है, जिसके तहत 1995 में पहली बार चुनाव करवाए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि एक सदस्यीय संस्था है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के में इसका प्रावधान किया गया है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 जड ए में जो है वो नगरीय निकायों के लिए प्रावधान किया गया है। ये दोनों बातें भी आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे, जिनका नाम था अमर सिंह राठौड़ साहब, इनकी जो नियुक्ति का जो आदेश है वो राज्यपाल महोदय द्वारा 17 जून 1994 को निकाले गए थे। 17 जून 1994 को राज्यपाल महोदय के द्वारा नियुक्ति आदेश निकाले गए थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के बाद में मैं आपको कुछ क्रम बता रहा हूँ। अमर सिंह राठौड़ का नाम याद रखना। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद में आ जाते हैं NR बसीन। NR बसीन नंबर 3 पर जो आ जाते हैं उनका नाम आ जाता है इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना। नंबर 4 पर जो आ जाते हैं उनका नाम आता है अशोक कुमार पांडे। ठीक है। और नंबर 5 पर जो आ जाते हैं इनका नाम है राम लुभाया। ये राम लुभाया वही साहब है जो 2022 के अंदर जिलाओं की जो समिति बनी थी ना वो। 6 नंबर पे आ जाते हैं प्रेम सिंह मेहरा। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। प्रेम सिंह मेहरा के बाद में वर्तमान में और जो सितंबर में जिनकी नियुक्ति की जाती है 13 अगस्त 2022 को। ठीक है, 13 अगस्त 2022, कहीं कहीं पर 14 अगस्त भी लिखा है, तो दोनों ही सही है, आप कोई सा भी मान लेना। 14 अगस्त 2022 को जिनकी नियुक्ति की जाती है वो है मधुकर गुप्ता साहब। ठीक है, मधुकर गुप्ता साहब है, ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है? निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता साहब। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के क्या है? ये निर्वाचन आयुक्त है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी आयोग के अंदर एक जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, और किसकी सलाह से करती है? केंद्र सरकार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से ये करती है। इसके साथ में फैक्ट में आप ये भी देखना, ये जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का जो है निर्वाचन मामूली तैयार करना, उनके संचालन का, अधीक्षण का, निर्देशन का सभी जिम्मेदारी है वो पंचायती राज जो इसी की है, राज्य निर्वाचन आयोग की है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। RTI 2005 में निम्न उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो RTI 2005 में ये क्वेश्चन नया था और ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो RTI 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो ये RIC है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी जो अधिनियम है ये 2011 के अंदर लागू किया गया था। ऑप्शन 2 इसके अंदर जो राइट हो जाएगा, और इसकी हम एक स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं, वो भी पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है?
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो एकल कार्यकाल है ये 6 साल या फिर 62 वर्ष की उम्र होता है। आप ऑप्शन 2 नंबर जरूर याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा याद रखना है? 6 साल या फिर 62 साल की जो भी उम्र में राजस्थान लोक सेवा का जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है। राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों को हटाता कौन है? तो हटाने का जो काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना। अभी हाल ही में जो है बाबूलाल कटारा को हटाया गया था पीछे, और राष्ट्रपति हटाएंगे तो सीधी सी बात है जांच किससे करवाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में बाबूलाल जो भी कटारा है उनको हटाया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टिकल 317 के तहत जो है वो निलंबन कर सकते हैं। कौन कर सकता है निलंबित? तो निलंबित कौन कर सकता है? वो कर सकता है राज्य का राज्यपाल, वो आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्यों का कार्यकाल आपको याद रखना है 6 साल या फिर 62 साल की उम्र में होता है। पहले ये 60 साल थी और बाद में इसको बढ़ाकर 41वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके बाद में इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, ये भी आपको याद रखना है। एक आपको ये भी याद रखना है कि 15वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु को भी बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूरा बताने को तो यहाँ पर मैं पूरा लोक सेवा आयोग बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। सबसे ज़्यादा जो एलिमिनेशन मेथड काम में आएगा वो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। फर्जी कैसे भी लगाओ, देखो आपको पता है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है या फिर कोई सा भी लोक सेवा आयोग है, इसका जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में किया गया है। ठीक है, अब आप 315 से 323 के बीच में तुक्का मारोगे तो कौन सा आपको अनुच्छेद मिल रहा है? यहाँ पर इसमें अनुच्छेद एक दे रखा है 318, तो इसमें सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो 318 के तहत ही किया गया है। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 240 का संबंध आपको पता है किससे है? 10वें संविधान संशोधन हुआ था 1961 के अंदर, जिसके तहत गोवा, दमन व द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। ठीक है, ये आप याद रखना, जो कि अनुच्छेद 240 से ही संबंधित है। ठीक है, और 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 के अंदर, जिसके तहत दादर नगर हवेली को जो है, दादर व नागर हवेली को जो है किसका दर्जा दिया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, वो भी 240 से ही संबंधित है। फिर होता है 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, 14वां संविधान जो संशोधन होता है 1962 में ही, जिसके तहत पांडिचेरी को क्या दिया गया था? पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 239A यहाँ पर आ जाता है, और साथ साथ में इसके यनम है, करेकल है और माहे है, इनको भी केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया था, उनको जो अलग राज्य का इनमें जो राज्य में मिलाया दिया गया था, और इसको पांडिचेरी को ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 239A के अंदर क्या है आप मेरे को जरूर बताना, दिल्ली से रिलेटेड है ये, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। ये भारत का पहला राज्य बना था उस समय राजस्थान, और ये करंट का क्वेश्चन भी था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में जो है WESC की योजना की घोषणा की है, को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो ये किस सरकार की मदद से वित्त पोषित की जाएगी? तो वो पोषित की जाएगी फ्रांसीसी सरकार से। तो ऑप्शन इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो है ये EORO का जो पेपर था, EORO का 14 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर था उसका जीके वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान जीके और पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, और ये लगभग 40 क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी वीडियोज़ आपको अच्छे से मिल सके। तो थैंक यू सो मच।